नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 8 से 9 नवंबर 2023 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा। हमेशा की तरह हम यहाँ पर सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक देंगे। एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखें, ये आपके बिहार के सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद निर्धारण कीजिएगा। अगर यहाँ से आपको लगे कि आपकी हेल्प हो सकती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ से अपनी प्रिपरेशन को बरकरार रखिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी प्रशिक्षण केंद्र मानेसर हरियाणा में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार पुलिस को कौन सा स्थान मिला है। कंप्लीट जानकारी यहाँ से हमने आपको दिया था और आपको बताया था कि इसमें बिहार पुलिस को दूसरा स्थान मिला है। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। लेकिन वहीं पर हम बात करें पहले स्थान की, तो आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर रहा और पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पर रहा, अपना बिहार दूसरे स्थान पर। तो कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार से लिखें। विस्तार से लिखने का फायदा यह होता है कि चीजों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। चलिए, अब यहाँ पर आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में किस राज्य ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा बिहार राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस करंट अफेयर सीरीज की यही विशेषता है कि जो हम आपको बतलाते हैं वही आपके एग्जाम में आता है, और अगर आप हमसे रेगुलर जुड़े हुए हैं तो इस चीज को आप समझते होंगे। चलिए, यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बात करते हैं। आपको हमने जानकारी पहले भी दिया था कि 3 से 5 नवंबर 2023 तक दिल्ली के प्रगति मैदान में यहाँ पर अभी हाल ही में एक मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 आयोजित किया गया है, और इसी के संदर्भ में बिहार को लेकर यहाँ पे लिखा गया कि बिहार राज्यों की श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान यहाँ पर प्राप्त किया है। और बिहार को जो ये पुरस्कार दिया गया इस समारोह में या फिर इस आयोजन में मुख्य अतिथि थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि 15वीं राष्ट्रपति है। इन्हीं के द्वारा बिहार को ये अवार्ड प्रदान किया गया या फिर बिहार को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। और बिहार की तरफ से ये जो अवार्ड ग्रहण किए हैं उसकी जानकारी यहाँ पर है। यह अवार्ड बिहार सरकार की ओर से उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौंडरिक एवं उद्योग विभाग के खाद्य प्रसंस्करण निदेशक विवेक रंजन मैत्री ने ग्रहण किया। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक शब्द का हमने प्रयोग किया है, उद्योग विभाग। इस समय अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार के उद्योग मंत्री कौन है, तो आप सभी जानते हैं, कई बार हमने बताया है कि बिहार के उद्योग मंत्री हैं समीर कुमार महासेठ। लेकिन इससे पहले बिहार के उद्योग मंत्री थे सैयद शाहनवाज हुसैन। आप सभी को मालूम है, अभी हाल ही में बीपीएससी शिक्षक भर्ती एग्जाम आयोजित हुआ था, उसका नियुक्ति पत्र भी शिक्षकों को बांटा गया। एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। थोड़ी सी जानकारी हमने पहले भी आपको दिया था कि गांधी मैदान में जो नियुक्ति पत्र बांटी गई है, एक महिला का एक वीडियो वायरल ये हो रहा है कि उसमें पत्रकार उनसे पूछती है कि इस समय बिहार के गृह मंत्री कौन है, या फिर एक सवाल और होता है कि बिहार में कितने जिले हैं। तो गृह मंत्री से यहाँ पर याद ये आता है कि हमने ये भी आपको बताया, जो एक नवीनतम जो कह सकते हैं नया जो मंत्रिमंडल गठित हुआ था 16 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में, जो कि आपको ध्यान रखना है 31 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी। विस्तृत तौर पर वो वीडियो अभी भी चैनल पर अपलोड है, जहां पर हमने सारी जानकारी आपको दिया था। आप टॉपिक स्टडी के अंतर्गत जाके देख सकते हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि अगर आप बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रिपरेशन में लगे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार के गृह मंत्री कौन है। अच्छा, यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है, एक तो बिहार के जो 22वें मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, और वे 8 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अंदर कौन कौन सा विभाग है, जैसे कि सामान्य प्रशासन विभाग, निगरानी निर्वाचन, और इसके अतिरिक्त गृह विभाग, और साथ ही साथ वैसे विभाग जो किसी को आवंटित नहीं हुए हैं, वो सभी नीतीश कुमार के ही अंदर है। ये चीजें यहां से ध्यान रखिएगा। फिलहाल यहाँ पे प्रश्न पे हम आते हैं। एक जानकारी और भी है कि भारत सरकार के केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस हैं, जो कि आपको ध्यान रखना रामविलास पासवान के भाई हैं। ये चीजें यहाँ से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 जो इवेंट अभी हाल ही में प्रगति मैदान में आयोजित हुआ था, यहाँ से ये चीजें निकलकर सामने आती है। अच्छा, भारत मंडपम ये प्रगति मैदान में है, जहां पर 18वां G20 शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जिसका थीम था कह सकते हैं वसुधैव कुटुंबकम। चलिए, अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं और इसी प्रकार की एक जानकारी और भी हमने आपको दिया था, जो कि प्रगति मैदान में ये अंतर्राष्ट्रीय कृषि बागवानी प्रदर्शनी आयोजित हुआ था, और बिहार के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा कि बिहार कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय को प्रगति मैदान नई दिल्ली में भी अंतर्राष्ट्रीय
कृषि बागवानी प्रदर्शनी यानी कि इंटरनेशनल एग्री हार्टी एक्सपो में 23 जुलाई 2023 को पहला पुरस्कार मिला था। ये ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनेंगे। बिहार को यह पुरस्कार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है और यह प्रदर्शनी 3 दिवसीय थी। तो बिहार को कृषि बागवानी में उत्कृष्ट कार्य के लिए इस सम्मान से या फिर ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अच्छा, यहाँ पर कृषि की बात हो रही है तो हमने आपको जानकारी दिया कि बिहार को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। कृषि कैटेगरी में एक जानकारी और भी आप यहाँ पर ध्यान रखिए, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर जो कृषि की हम लोग बात कर रहे हैं, आपको हमने कई बार बताया कि बिहार के जो उत्पादों को जीआई टैग मिला है, वो ध्यान रखिएगा। कभी भी ये हो सकता है कि आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाए। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना, पूरी कंप्लीट सूची है जिस उत्पाद को जीआई टैग मिला है बिहार से। अच्छा, इसमें आपको ध्यान रखना है बिहार के 3 मतलब कैटेगरी में बिहार के उत्पादों को 3 कैटेगरी के उत्पादों को अब तक जीआई टैग मिला है। एक कैटेगरी है खाद्य पदार्थ, दूसरा है हस्तकला, तीसरा है कृषि। और रिसेंटली अभी हाल ही में पश्चिमी चंपारण के चनपटिया प्रखंड के मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया है और कृषि कैटेगरी में मरचा चावल जीआई टैग प्राप्त करने वाला बिहार से छठा उत्पाद है। क्रमशः शाही लीची, कतरनी चावल, जर्दालू आम, मगही पान और मिथिला मखाना के बाद मिथिला मखाना को 2022 में जीआई टैग दिया गया था और ये 5वां उत्पाद था। ये तमाम चीजें यहाँ पर ध्यान रखें। और हमने कई बार आपको बताया है कि किसी वस्तु या फिर उत्पाद को जो जीआई टैग मिलता है वो 10 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है और 10 वर्ष के पश्चात उसका पुनः से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। और एक जानकारी यहाँ पर यह भी है कि जीआई टैग रजिस्ट्री का जो मुख्यालय है वो तमिलनाडु चेन्नई में है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कितने करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया है? बिहार के वित्त मंत्री हैं वर्तमान में विजय कुमार चौधरी। पूछा गया कि कितने करोड़ रुपए का अभी हाल ही में इन्होंने द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया है। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि 26,086 करोड़ रुपए का। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में 6 नवंबर 2023 को वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 26,086 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया है, ये ध्यान रखिएगा। और आपको ध्यान ये भी रखना है कि 2023 में फरवरी महीने में जो वित्त वर्ष के लिए 2023-24 वित्त वर्ष के लिए जो राशि जारी की गई थी बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा, ये राशि थी 2,61,885 करोड़ रुपए। और उसके बाद पुनः से मानसून सत्र में 10 जुलाई 2023 को 43,774 करोड़ रुपए का पहला अनुपूरक बजट पेश किया गया था। और अभी हाल ही में जो कि 6 नवंबर 2023 को ये 26,086 करोड़ रुपए का ये द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया है। तो इस लिहाज से देखें तो पिछले 9 महीने में नीतीश सरकार द्वारा यह पेश किया गया ये दूसरा अनुपूरक बजट है ओवर और ये तीसरा बजट है। तो ये यहाँ से समझिएगा, ये तमाम चीजें एग्जाम में ये जो डेटा खास करके है काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने योग्य है। अच्छा, यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, अभी जो हाल ही में दूसरा अनुपूरक बजट पेश हुआ है ये शीतकालीन सत्र की शुरुआत मतलब जो शुरू हो रही है इसके पहले ही ये पेश किया गया है। और आपको ये ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में इसी दौरान बिहार राज्य माल एवं सेवा कर विधेयक 2023 को भी पेश किया गया, पोर्टल पर रखा गया। ये भी चीजें ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, प्रश्न अराइज हो सकता है। बिहार बजट को लेकर कंप्लीट जानकारी एक वीडियो के माध्यम से हमने आपको दिया था। टॉपिक स्टडी जो प्लेलिस्ट बना है आप वहां पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ हमने सेंड किया था, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर पीडीएफ सेक्शन में जाकर फाइल सेक्शन में जाकर वहां से इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ पर तीसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश ने मोबिलिटी एंड माइग्रेशन समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ये अभी हाल ही में भारत और इटली के बीच ये समझौता हुआ। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस समय है और रोम में इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी के साथ एक बैठक की। अभी हाल ही में जो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर है वो इटली के दौरे पर थे और आपको ध्यान रखना इस बैठक में भारत और इटली के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने, विभिन्न क्षेत्रों में अवसरों की खोज करने और वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने पर चर्चा हुई। और साथ ही दोनों देशों ने श्रमिकों, छात्रों तथा पेशेवरों के निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए आवाजाही व प्रवासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर भी किया। तो इस लिहाज से ये खबरों में आया। ध्यान रखना कि यह समझौता अभी हाल ही में इटली और भारत के बीच हुआ है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है इटली से ही संबंधित कि हाल ही में 9 सितंबर 2023 ईस्वी को
पिछले महीने की बात हो रही है यहाँ पर, पिछले से पिछले महीने की, तो 9 सितंबर 2023 को नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का 17वां संस्करण का आयोजन इटली के मिलान शहर में किया गया था। ध्यान रखिएगा 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया। उसके एक दिन पश्चात 9 सितंबर को नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का 17वां संस्करण का जो आयोजन था, ये इटली के मिलान शहर में किया गया। अब यहाँ पे देखिए हमारा अगला पॉइंट है कि वर्तमान में जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है। ये बहुत ज्यादा खबरों में रही है रिसेंटली, कुछ जानकारी है मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता दूं। आप सबों को मालूम है अभी हाल ही में G20 का 18वां शिखर सम्मेलन प्रगति मैदान नई दिल्ली भारत मंडपम में आयोजित हुआ था। जानते हैं आप सभी, हमने कई बार आपको बताया है। तो ये भी भारत शिरकत की थी, इसमें भाग लेते। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कुछ तस्वीरें इनकी मतलब हंसते हुए बहुत ज्यादा वायरल हुई थी और इंस्टाग्राम वगैरह पे आप लोगों ने देखा होगा, कुछ मतलब बेहतरीन तरीके से जो कह सकते हैं मेमे बना के डाला गया था और बहुत मतलब कह सकते हैं एक फनी मोड में, फनी अंदाज में ये डाला गया था। अच्छा, यहाँ पर खबरों में रहने का रीजन एक ये भी है कि इन्होंने जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है, इन्होंने अपने लाइफ पार्टनर को जो उनके हस्बैंड थे रिसेंटली उन्होंने उन्हें तलाक दे दिया। तो ये भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जिस वजह से ये खबरों में है। तो फिलहाल जो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, ये पहली महिला प्रधानमंत्री कहाँ की, तो इटली की। तो ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। चलिए आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अच्छा, यहाँ पे देखिए 9 सितंबर को जो अभी हाल ही में ये आयोजित हुआ नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का 17वां संस्करण इटली के मिलान शहर में, वो कुछ तस्वीर यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। चलिए अब यहाँ पर हमारा अगला चौथा प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा कोस्टा सेरेना निम्नलिखित में से क्या है। कोस्टा सेरेना जो अभी हाल ही में खबरों में है, ये एक क्रूज लाइनर है, एक क्रूज जहाज है। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर जानकारी देता हूँ कि कोस्टा सेरेना भारत में घरेलू नौकायन करने वाला एक विदेशी क्रूज लाइनर है, जो कि हाल ही में मुंबई से रवाना हुआ है और इसका उद्घाटन केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री जो कि वर्तमान में सर्बानंद सोनोवाल है, इनके द्वारा भी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया। इसके बारे में एक जानकारी यहाँ पर ये भी है, आपको बता दूं कि ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 में 2047 तक मंत्रालय ने भारत में 50 मिलियन क्रूज यात्रियों को ले जाने का लक्ष्य रखा है। ये जो क्रूज लाइनर है, क्रूज जहाज जो होते हैं वो नौकायन पर्पस से होते हैं। नौकायन मतलब कि जहाज के माध्यम से, ये क्रूज जहाज के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने के लिए जाना, मतलब टूर पे जाना, यही मतलब कर सकते हैं इसका एक उद्देश्य होता है। इसीलिए यहाँ पर नौकायन शब्द का प्रयोग किया गया। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी आपको ये भी दे दूं, अच्छा इसको इस प्रकार से भी आप रिलेट कर सकते हैं जिस पर्पज से अभी इसे लॉन्च किया गया है हमारे सीमांचल क्षेत्र में। बेसिकली मैं बिहार के सीमांचल क्षेत्र का रहने वाला हूँ और आई होप कि शायद आप लोग इस शब्द को नहीं सुने होंगे जो मैं अभी बोलने वाला हूँ। हमारे क्षेत्र में अभी तो ये शब्द लगभग खत्म सा ही हो गया है, बहुत पहले की हम बात कर रहे हैं, थोड़ी बहुत मैंने भी इस चीज को देखा है। हम लोग जब बाढ़ के समय में हमारे क्षेत्र में सीमांचल में बाढ़ के समय में एक जो लकड़ी का नाव होता था उस पर सारी सामग्री लेकर, गैस सिलेंडर और खाने की जितनी भी चीजें होती है वो एक साथ लेकर बैठते हैं और 3 से 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के लिए मतलब घूमने के लिए निकलते हैं और उसको हम लोग एक शब्द के थ्रू कहते हैं जनेर खेलने के लिए जा रहे हैं, मतलब यही प्रयोग किया जाता है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, सीमांचल में ये चीजें होती है और जगह पे भी हो सकती होती होगी, अन्य नाम से उसे डिफाइन किया जाता होगा, लेकिन हमारे क्षेत्र में उसे जनेर कहा जाता है। तो यही वो एक प्रकार से अपग्रेडेड वर्जन है जो मतलब पैसे वाले लोग करते हैं इस प्रकार की चीजें, जो कि नौकायन करते हैं, अलग अलग जगह पे घूमते हैं, उन्हें शौक होता है। तो यही चीजें हैं, इसी पर्पज से अभी हाल ही में ये कोस्टा सेरेना जो कि एक क्रूज लाइनर है, हाल ही में इसे लॉन्च किया गया। अब यहाँ पे देखिए सर्बानंद सोनोवाल की बात हुई है, तो एक जानकारी आपको दे दूं कि जून 2023 में सर्बानंद सोनोवाल हाल ही में चेन्नई से श्रीलंका के लिए भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज पोत जिसका नाम MV एम्प्रेस, इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था जून 2023 में। अगला पॉइंट है कि सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश की सरयू नदी में, नदी का नाम ध्यान रखिए, सरयू नदी में जटायु क्रूज सेवा का शुरुआत किया गया था या फिर शुभारंभ किया गया था। ये तमाम चीजें मिलते जुलते फैक्ट हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे। जब आपकी तैयारी बेजोड़ होगी, सारी चीजों को आप पढ़ेंगे तो सिलेक्शन आपका निश्चित तौर पर होगा। अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं तो सिलेक्शन की उम्मीद भी आप मत रखें, क्योंकि चीजें जब विस्तृत तौर पर अपने अंदर आप सम्मिलित करेंगे, संग्रहित करेंगे, वहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। तो जितना हो सके ज्ञान अपने अंदर समेटिए और सिलेक्शन निश्चित तौर पर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो जहाज आप देख रहे हैं यही है कोस्टा सेरेना, जो तस्वीर में आपको दिख रहा है। चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ पर पांचवें प्रश्न पे। हाल ही में भी एक समझौते के अनुसार भारत का केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE किस देश में अपना एक कार्यालय खोलेगा।
देखिए, ये जो घोषणा हुई है, घोषणा के आधार पर सीबीएसई यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात में अपना एक कार्यालय खोलेगा। अच्छा, यहाँ पर इस चीज को देखते हुए आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा, एक जानकारी याद आ रहा होगा। ऐसी ही जानकारी हमने आईआईटी दिल्ली के बारे में आपको दिया था कि आईआईटी दिल्ली ने अभी हाल ही में एक समझौता किया था यूएई में अपना एक परिसर स्थापित करने को लेकर। हालांकि आईआईटी दिल्ली दूसरा संस्थान है, इससे पहले आईआईटी मद्रास ने किया था तंजानिया की जंजीबार में एक परिसर खोलने को लेकर के। वो तमाम चीजें यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें कि हाल ही में एक समझौता जो हुई, इसके अनुसार भारत का केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में अपना एक कार्यालय खोलेगा, यानी कि अपना एक शैक्षणिक संस्थान यहाँ पर सीबीएसई के द्वारा खोला जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगला पॉइंट है कि भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो कि धर्मेंद्र प्रधान ने इन्होंने इनकी घोषणा की, जो कि अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक दौरे पर थे, यहीं पर इन्होंने इसकी घोषणा की है। ये चीजें समझिएगा। तो इस प्रकार सीबीएसई संयुक्त अरब अमीरात में अपना कार्यालय अर्थात एक शैक्षणिक संस्थान खोलने वाला दूसरा भारतीय शैक्षणिक संस्थान हो गया। ये समझिएगा। इससे पहले जो घोषणा हुई थी, जो स्थापित भी हो चुका है, ये आईआईटी दिल्ली ने यूएई में कैंपस स्थापित कर चुका है। तो ये यहाँ ध्यान रखिए। अच्छा, इससे पहले पहली बार आईआईटी मद्रास ने तंजानिया के जंजीबार में अपना एक परिसर स्थापित करने की घोषणा किया था। इस लिहाज से देखें तो भारत का कोई भी संस्थान भारत के बाहर कहीं भी अपना परिसर स्थापित करने की अगर जब भी बात होगी तो आईआईटी मद्रास उसमें पहला नाम आएगा, जो कि ये समझौता हुआ था कि तंजानिया के जंजीबार में अपना एक परिसर स्थापित करेगा। तो ये चीजें फिलहाल इससे रिलेटेड है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर चीजों को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये तमाम चीजों की जो पीडीएफ फाइल है वो बीपीएससी मेकर ऐप पर रेगुलर आपको मिलती है, आप वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, वही जानकारी यहाँ पर है, जो चीज अभी हमने आपको बताया था इस स्लाइड में, वो तमाम चीजें यहाँ पर भी लिखी गई। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे तंजानिया की, जो अफ्रीका महाद्वीप है उसकी जो सबसे बड़ी चोटी है किलिमंजारो, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये तंजानिया में, जिसकी ऊंचाई अगर हम मीटर में बात करें तो 5895 मीटर, अगर वही हम फीट में बात करें तो 19,341 फीट इसकी ऊंची है, जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट किलिमंजारो। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखिए एक जानकारी और भी दे दिया गया है। तो ऐसे में जो अभी हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी हुई भारत के संदर्भ में, ये भारत की टॉप यूनिवर्सिटी है जो अभी हाल ही में रिसेंटली ये सूची जारी हुई है। तो अगर भारत की यूनिवर्सिटी के दृष्टिकोण से देखें तो इसमें पहले स्थान पर रहा आईआईटी बॉम्बे। ओवरऑल आईआईटी बॉम्बे को पूरी दुनिया में 149वें स्थान पर रखा गया। इसके बाद भारत में जो भारतीय संस्थान रहा आईआईटी दिल्ली, वो दूसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर आईएससी बेंगलुरु। हालांकि टॉप 10 की सूची यहाँ पर रखी गई है, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के आधार पर विश्व की 3 यूनिवर्सिटी की, तो इसमें हमारा पहला है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दूसरा है यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यूनाइटेड किंगडम। तीसरा है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनाइटेड किंगडम। और हालांकि चौथा भी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये कुछ विश्व की जो सबसे मतलब शीर्ष पर जो यूनिवर्सिटी है, इस रिपोर्ट के आधार पर, इस रैंकिंग के आधार पर, वो जानकारी ऑलरेडी हमने आपको दिया है। यहाँ पर रिवीजन पर्पज से हमने इसे शामिल किया। फिलहाल स्किप करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में खबरों में रहा अपार, ये क्या है? जिसका पूरा नाम है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट्स रजिस्ट्री। तो अभी हाल ही में जो अपार जो खबरों में रहा है, इसका संबंध मूल रूप से किससे है? एक्चुअली में प्रश्न में यहाँ ये पूछा गया है कि इसका संबंध मूल रूप से किससे है। तो अपार जो अभी हाल ही में खबरों में है, इसका संबंध है विद्यार्थियों से, स्टूडेंट से। विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब इसके बारे में जानते हैं कि अपार ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री इसका पूरा नाम है और यह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक योजना है। और इस योजना के तहत देश भर में पढ़ने वाले छात्रों को एक यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी, जो कि 12 अंकों की होगी। और ये योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शुरू की जाएगी। ये कुछ इसके बेसिक से पॉइंट हैं जो एग्जाम में बनेंगे। आपको ध्यान रखना, जो अपार जो नंबर होगा, जिस प्रकार से आधार कार्ड होता है, एक नंबर उसमें होते हैं, डिजिट होते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी जो होगी वो नंबर ही होगी अपार आईडी में, और ये 12 अंकों की होगी। और आपको ये ध्यान रखना है सभी छात्रों का, जो कि प्राथमिक से उच्च स्तरीय सभी मतलब कर सकते हैं विद्यार्थियों को एक यूनिक आईडी प्रदान करेगा। और इसके माध्यम से चीजें आपको ये भी ध्यान रखना क्या क्या चीजें आसान हो जाएगी इस आईडी से।
कुछ चीजें यहाँ पर जो बेसिक्स हैं वो हमने यहाँ पर शामिल किया है। चलिए मैं यहाँ पर आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो पहला पॉइंट है कि प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए यह एक विशेष पहचान संख्या होगी। इसका उपयोग माध्यमिक से उच्च शिक्षा तक के विद्यार्थी कर सकते हैं। इसके माध्यम से रिजल्ट, स्कूल, कॉलेज और कई जानकारियां डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध होगी और साथ ही विद्यार्थी अपनी संपूर्ण शैक्षणिक जानकारी सहित सभी पाठ्यक्रमों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा इसका उपयोग सरकारी नौकरियों और साक्षात्कार के लिए यानी कि इंटरव्यू के लिए किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना सरकार की एक पहल है और ये एक्चुअली में शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। जो कार्ड आपको दिया जाएगा सभी विद्यार्थियों को जो मिलने वाला है, रिसेंटली ये शुरू होगा तो आप सभी को मालूम चल ही जाएगा और जानकारी हम भी आपको दे देंगे इसके बारे में। हालांकि यहाँ पर पूरी जानकारी आपको दी गई, एक डमी कार्ड है जो तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो रही, वही आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो भारत सरकार का जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है, इसका एक पहल है जो कि आपको ध्यान रखना है। इसका पूरा नाम क्या होता है, सारी जानकारी जो बेसिक से है, जहां से प्रश्न बनेंगे, फिलहाल यहाँ पर हमने आपके समक्ष रख दिया है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखिए। अब यहाँ पर जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये पहल है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है इस समय धर्मेंद्र प्रधान। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है, तो चंद्रशेखर प्रसाद यादव बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। सातवां प्रश्न है कि बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी द्वारा निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। तो रिसेंटली अभी हाल ही में प्रीति जिंटा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। भारतीय बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा को हाल ही में बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी जो कि यूनाइटेड किंगडम में है और अभी हाल ही में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया है। दरअसल अभी हाल ही में बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी का 103वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा और इसी अवसर पर जो कॉलेज के कुलपति इन्होंने यानी कि जो यूनिवर्सिटी के कुलपति इन्होंने अभी हाल ही में इन्हें सम्मानित किया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि प्रीति जिंटा। अच्छा, प्रीति जिंटा के बारे में कुछ चीजें यहाँ पे लिखी गई कि प्रीति जिंटा शिमला हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। और एक अहम जानकारी, क्योंकि ये खबरों में है तो ये वाला जानकारी इंपॉर्टेंट है कि 2003 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म कल हो ना हो में उनके अभिनय के लिए उन्हें प्रदान किया गया था। ये फिल्म का नाम है कल हो ना हो, जो कि 2003 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना। और इस वर्ष जितने भी फिल्म फेयर पुरस्कार आयोजित हुए हैं, लगभग 90% में आलिया भट्ट को ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया है। हालांकि उसमें कुछ चीजें चेंज भी है, आपको हमने जानकारी विस्तार से दिया है। चलिए, अब यहाँ पर जो हम डॉक्टरेट के मानद उपाधि की बात कर रहे थे, ये कंप्लीट वो सूची है जो रिसेंटली जो प्रमुख हस्तियों को ये डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई है। तो डॉक्टरेट की मानद उपाधि से अगर कोई प्रश्न बनेंगे तो आई थिंक यहीं से बनेंगे जो कि रिसेंटली अभी प्रदान किए गए हैं। तो अभी तो आप जान गए कि प्रीति जिंटा को भी दिया गया बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी द्वारा, लेकिन जून 2023 में भी आपको ध्यान रखना है भारत के प्रसिद्ध गायक व संगीतकार शंकर महादेवन को हाल ही में इंग्लैंड में बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। अभी हाल ही में नवंबर में प्रीति जिंटा को, लेकिन उससे पहले जून 2023 में शंकर महादेवन को इंग्लैंड बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी द्वारा, मतलब यही यूनिवर्सिटी द्वारा इन्हें भी ये डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। और रिसेंटली अगर हम बात करें 10 अक्टूबर 2023 की, तो तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन जो कि भारत के दौरे पर थे और भारत में इन्हें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है शशि थरूर से संबंधित कि जेनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ने 23 जुलाई 2023 को आयोजित अपने एक समारोह में डॉक्टर शशि थरूर को अंतरराष्ट्रीय संबंध में मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया था। ये तमाम चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ में मिल जाएगी, आप लोग पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से कहां पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर बी यानी कि इटावा में अभी हाल ही में इसका लोकार्पण किया गया। हालांकि आपको यहाँ पर वो तमाम चीजें दिख रही है जहां से एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। तो इटावा में स्थापित उत्तर प्रदेश सरकार के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण 2 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह के द्वारा किया गया। यहाँ पर भेड़ एवं बकरी पालकों को वैज्ञानिक तरीके से व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा जिससे उनकी आय दोगुनी होगी। सरकार का यही लक्ष्य है जिसको लेकर अभी हाल ही में इस तरह का पहल किया गया है। हालांकि आपको ये ध्यान रखना है, इस प्रशिक्षण केंद्र का जो उद्घाटन है 1 जनवरी 2019 को योगी आदित्यनाथ एवं केंद्रीय मंत्री उमा भारती के द्वारा किया गया था।
ये भी आप यहाँ से इनसे संबंधित पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। अगले पॉइंट में हम बात करते हैं जून 2023 की घोषणा के अनुसार उत्तर प्रदेश के बरेली में कुत्तों पर शोध करने वाला देश का पहला कैनाइन सेंटर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ये घोषणा अभी हाल ही में थी जून 2023 में। तो उत्तर प्रदेश के बरेली में कुत्तों पर शोध करने वाला भारत का पहला कैनाइन सेंटर स्थापित होगा। ये जानकारी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला 9 प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार, एक रिपोर्ट अभी हाल ही में आई थी, इसके आधार पर भारत के सबसे बड़े परोपकारी निम्न में से कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा यह है विकल्प नंबर बी यानी कि शिवनादर। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 जारी हुई है और इसी सूची के आधार पर यह प्रश्न बना है, आप ध्यान दीजिएगा। इसके अनुसार HCL टेक्नोलॉजी के जो संस्थापक और अध्यक्ष हैं शिवनादर, इस समय वर्तमान में भारत के सबसे बड़े परोपकारी हैं। रिपोर्ट के अनुसार शिवनादर हर दिन 5.6 करोड़ रुपए दान करते हैं और उन्होंने वित्त वर्ष 2023 से 24 में अब तक यानी कि नवंबर तक 2042 करोड़ रुपए का दान दिया है। रिपोर्ट में ये सारी बातें कही गई हैं जो मीडिया में चल रही है। यहाँ पर हमने कुछ भी चीजें अपनी ओर से ऐड नहीं किया है, मीडिया में जो चीजें चल रही है उसी आधार पर यहाँ पे हमने शामिल किया है। अच्छा, यहाँ पर शिवनादर जो कि HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक व अध्यक्ष, ये तो पहले स्थान पर है, लेकिन इस सूची के आधार पर क्रमशः दूसरे तीसरे स्थान की हम बात करें तो दूसरे स्थान पर अजीम प्रेमजी हैं जो कि विप्रो प्रमुख है। तीसरे स्थान पर मुकेश अंबानी रिलायंस के हैं। चौथे स्थान पर कुमार मंगलम बिरला जो कि आदित्य बिरला ग्रुप के अध्यक्ष हैं। तो ये सूची है, पहले दूसरे तीसरे और चौथे स्थान के बारे में एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। अच्छा, महिलाओं की बात करें तो महिला दानदाताओं में रोहिणी नीलेकनी जो कि इस समय शीर्ष पर है। हालांकि ओवरऑल हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में जो भारत को लेकर जारी हुई, ओवरऑल ये 10वें स्थान पर है, हमने यहाँ पर लिख भी दिया है। लेकिन महिलाओं के दृष्टिकोण से देखें तो महिला दानदाताओं में ये पहले स्थान पर है भारत में। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा 30 अक्टूबर से किस तिथि तक ईस्टर्न स्काई अभ्यास आयोजित किया गया? देखिए, इसका जो राइट आंसर है 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक अभी हाल ही में ये आयोजित किया गया है। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। भारतीय वायुसेना के पूर्वी वायु कमान द्वारा हाल ही में 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक ईस्टर्न स्काई अभ्यास आयोजित किया गया, ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, वर्तमान में भारतीय वायुसेना के 7 कमांड है या फिर 7 कमान है, कमान बोल सकते हैं आप, यहाँ पे कमांड लिखा गया 7 कमान, और इसकी पूर्वी कमान का जो मुख्यालय है मेघालय के शिलोंग में है, ये यहाँ से ध्यान रखना आपको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जो भारतीय वायुसेना के 7 कमान है ये कौन कौन से हैं, वो जानकारी अभी हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले आपको इस कोर्स के बारे में जानकारी दे दूं कि इसमें एक अभी ऑफर आया है। एक तो इसमें आपको डिस्काउंट मिल ही रहा है, लेकिन इसके अतिरिक्त एक प्रोमो कोड आप लोग ऐड कर लीजिएगा। प्रोमो कोड मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ये प्रोमो कोड है DEAR डियर सर SIR, ये प्रोमो कोड आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा और ये ऑफर 1 से 2 दिन तक ये वैलिड है आपके कोर्स में। आप वहां पर जाइए, इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, ये तमाम चीजें जो आपको यहाँ पर दिख रही है वो वहां पर आपको मिल जाएगा अगर आप बीपीएससी टीचर एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो डियर सर एक प्रोमो कोड है जिसका उपयोग करके आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना है। चलिए, अभी जो हम चर्चा कर रहे थे भारतीय वायुसेना के 7 कमान की, तो भारतीय वायुसेना के 7 कमान के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। पश्चिमी वायु कमान की जो इसका जो मुख्यालय वो दिल्ली में है। दक्षिण पश्चिमी वायु कमान का जो मुख्यालय गांधीनगर में है। केंद्रीय वायु कमान का मुख्यालय इलाहाबाद में है। अभी जो हमने चर्चा किया पूर्वी वायु कमान के बारे में, यहाँ पर प्रश्न में इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मेघालय की राजधानी शिलोंग में। उसके बाद दक्षिणी वायु कमान की हम बात करें तो तिरुवनंतपुरम में है। प्रशिक्षण कमान की बात करें बेंगलुरु में। रख रखाव कमान की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये महाराष्ट्र के नागपुर में है। तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखें और वायुसेना का आप यहाँ पर लोगों को देख सकते हैं। चलिए, 11वां प्रश्न है किस यूरोपीय देश ने 2024 से अपनी गोल्डन वीजा पहल को बंद करने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर यहाँ पर डी यानी कि नीदरलैंड, ठीक है। कई सारे देश इस प्रकार की चीजें करते हैं और हालांकि नीदरलैंड ने अभी हाल ही में ये बंद करने की घोषणा की है। इसको यहाँ पे लिखा गया कि नीदरलैंड सरकार 2013 में डच गोल्डन वीजा पहल आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया था। ध्यान रखिएगा, रीजन यही था, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया जाए, इस वजह से 2013 में नीदरलैंड सरकार ने डच गोल्डन वीजा पहल शुरू किया था। और इसकी अब यहाँ पर जो घोषणा हुई है रिसेंटली, तो आपको ध्यान रखना अब इसे बंद करने की घोषणा की है और घोषणा के अनुसार जनवरी 2024 से नीदरलैंड अपना गोल्डन वीजा जो कार्यक्रम है उसे बंद कर देगा पूरी तरह से। ये घोषणा अभी हाल में है।
अब यहाँ पर नीदरलैंड की बात हुई, कुछ जानकारी हमने आपको दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है, जो संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं, उसमें से एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है, जिसका जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड के हेग में है। नीदरलैंड के बारे में कुछ पॉइंट और भी है कि पूरी दुनिया में अपनी छवि को बनाने के लिए नीदरलैंड सरकार ने हॉलैंड नाम का इस्तेमाल अब बंद कर दिया गया है, बंद कर दिया है। हॉलैंड भी नीदरलैंड का एक नाम था, लेकिन अभी हाल ही में नीदरलैंड सरकार ने इस नाम पर बैन लगा दिया है। अगला पॉइंट है कि नीदरलैंड का एक शहर है हार्लेम। आपको ध्यान रखना है कि पूरी दुनिया में ये पहला ऐसा शहर बना है जो कि मांस के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया है। हालांकि मांस यहाँ पर बिकेंगे, खाए भी जाएंगे, वो अलग बात है, अलग अलग मतलब चीजें हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें मांस के विज्ञापन की, तो मांस के विज्ञापनों पर रोक लगाया गया और पूरी दुनिया में ये पहला ऐसा शहर है जो कि मांस के विज्ञापनों पर रोक लगाया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रितु बाहरी किस उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय की, उत्तराखंड हाई कोर्ट की। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। दरअसल उत्तराखंड हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे विपिन सांघी, अभी हाल ही में 26 अक्टूबर 2023 को वे सेवानिवृत्त हुए थे। उनके स्थान पर रितु बाहरी हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बने। तो ये चीजें यहाँ पर आप ध्यान रखिए। लेकिन वहीं पर हम बात करें पटना हाई कोर्ट की बिहार के दृष्टिकोण से, तो 3 फरवरी 1916 को पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। पटना हाई कोर्ट के जो 44वें मुख्य न्यायाधीश हैं कृष्ण विनोद चंद्रन, जो कि केरल के रहने वाले हैं, और वे संजय करोल के स्थान पर हैं। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में हुआ। बताएं कि बिहार के खिलाड़ियों और उन्हें प्राप्त पदक का कौन सा मिलान सत्य है। ये जानकारी हमने आपको विस्तार से दिया है। वीडियो को पॉज कीजिए, प्रश्न को विस्तार से पढ़िए, ध्यानपूर्वक इसका आंसर कीजिए कि इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, और जो जानकारी हमने आपको ऑफर के बारे में दिया है, यही वो कोर्स है। इस कोर्स में आपको प्रोमो कोड अप्लाई करना है। एक बार मैं पुनः यहाँ पर लिख दूं, ये प्रोमो कोड है DEAR, डियर SIR, डियर सर, बीच में स्पेस नहीं है। तो इस प्रोमो कोड का आप इस्तेमाल करके, डियर सर प्रोमो कोड है, इसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर इस कोर्स में एडिशनल डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।